रेगुलेशन ऑफ किडनी देख लेते हैं आज। पिछली बार ग्लोमेरुलर मॉडिफिकेशंस देख लिए थे, अब उसका रोल देखते हैं। तो जनरल केस स्टडी देख लेते हैं। पहले हम लोग देख चुके हैं जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब उसका एप्लीकेशंस देखेंगे। इसको रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बोलते हैं।
तो ये जो जेजी सेल्स है और ये स्मूथ मसल्स में जो जेजी सेल्स है उसका भी फंक्शन है, मैक्युला डेंसा उसका भी फंक्शन है, और ये एफरेंट आर्टरियल है। तो इन जनरल क्या होता है कि NaCl का कंसंट्रेशन DCT में जब कम हो जाए तब ये प्रोसेस होता है। अब ये क्यों हुआ देखते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोई भी कारण हो, या तो एक्सरसाइज कर रहा हो आदमी, या फिर ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें GFR भी बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसके बढ़ने से क्या होता है कि ट्यूब्यूलर प्रेशर बढ़ता है, ट्यूब्यूल्स में प्रेशर बढ़ जाता है। ट्यूब्यूल्स में प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, PCT, लूप ऑफ इनलेट, DCT सब में प्रेशर बढ़ेगा तो जो सॉल्यूट है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ट्यूब्यूल्स। तो जब सॉल्यूट को अच्छे से ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो अच्छे से रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा, DCT जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज करेगा और वैसोडाइलेटर को इनहिबिट कर देगा। जो ट्यूब्यूल्स का है या जो ब्लड वेसल्स का है या इन जनरल या एफरेंट आर्टरियोल का बात हो रहा है, यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल का बात हो रहा है, तो जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है उसको रिलीज करेगा और वैसोडाइलेटर को इनहिबिट कर देगा। जिससे क्या होगा कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल होगा। तो जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल होगा तो ब्लड फ्लो क्या होगा, एफरेंट आर्टरियोल से घट जाएगा और ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से NaCl जो कम आ रहा था DCT में वो नॉर्मल हो जाएगा। और जब NaCl नॉर्मल हो गया तो GFR बैक टू नॉर्मल, GFR क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये मॉडिफिकेशंस था। अब जब यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर में प्रेशर बढ़ाएगा तो GFR भी बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा तो ट्यूब्यूल्स में प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा प्रेशर बनेगा ट्यूब्यूल्स में, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा NaCl का। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर को प्रमोट करेंगे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्मूथ मसल है यहाँ पे जो स्मूथ मसल है वो क्या करेगा, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, दबाएगा, जिस वजह से क्या होगा, जिस अमाउंट में ब्लड जा रहा था उस अमाउंट में ब्लड ग्लोमेरुलस के पास नहीं जा पाएगा, कम ब्लड जाएगा कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से। पहले इतना बड़ा गेटवे था, अब कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद कम ब्लड जा पा रहा है। तो जब कम ब्लड जाएगा तो फिल्ट्रेशन में भी क्या हो जाएगा, कम ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस के पास, फिर ट्यूब्यूल्स में भी कम ब्लड आएगा तो प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा ट्यूब्यूल्स का, और GFR भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा।
तो ये पहला प्रोसेस था जहाँ पे क्या होता है, बीपी जब इंक्रीज हो जाता है तो किडनी जीएफआर को कैसे नॉर्मल करता है। दूसरा केस देखते हैं। पहले में ब्लड प्रेशर क्या हुआ था, बढ़ा था। दूसरे में ब्लड प्रेशर घटेगा। ब्लड प्रेशर क्यों घट रहा है, मान के चलते हैं ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब क्या हो रहा है, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ जिसकी वजह से बीपी क्या हुआ, कम हुआ। इसके बाद जीएफआर भी कम हो जाएगा, कम ब्लड आएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सारा ब्लड को पीसीटी क्या करेगा, सारा ब्लड का सॉल्यूट को पीसीटी एब्जॉर्ब कर लेगा ज्यादातर। फिर जो ब्लड डीसीटी के पास जाएगा उसके पास इनफ NaCl नहीं होगा। तो जब NaCl का अमाउंट डीसीटी में लो हो जाएगा तो उस कंडीशन में मैक्युला डेंसा जो है वो क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कम कर देगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इनिबिट करेगा और वैसोडायलेशन को प्रमोट करेगा। वैसोडायलेशन में क्या होगा, NO2 आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि क्या करेगा, एफरेंट आर्टरियोल को डायलेट करेगा। अब एफरेंट आर्टरियोल को डायलेट करने से क्या होगा वो देखते हैं।
पहले एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इतना था, इस फेनोमेना के बाद क्या हुआ, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया। तो एफरेंट आर्टेरियोल का जब डायमीटर बढ़ेगा तो ज्यादा ब्लड आएगा किसके पास, ग्लोमेरुलस के पास। ग्लोमेरुलस के पास ज्यादा ब्लड आएगा पहले के कंपैरिजन में। तो जब ग्लोमेरुलस के पास ज्यादा ब्लड आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ NaCl DCT पे क्या हो जाएगा, रीच करने लगेगा। लेकिन जैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल का वेजोडाइलेशन होगा तो एफरेंट आर्टेरियोल में जो स्मूथ मसल प्रेजेंट है उसमें जो जेजी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बढ़ा, जेजी सेल्स क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और रिलीज करेगा रेनिन। और यहां से रास मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन ब्लड में फ्लो करते हुए जाएगा लिवर के पास। और वहां पे प्रेजेंट जो एंजियोटेंसिनोजेन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, दैट इज जेन लिखा हुआ इनएक्टिव है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1। और एंजियोटेंसिन 1 को कुछ ACE फैक्टर्स कन्वर्ट कर देगा जो कि लंग्स से आता है। ACE फैक्टर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, तो इसका कुछ इनहिबिटरी एक्शन भी है, प्रोमोटर एक्शन भी है। इनहिबिटरी एक्शन सब एक साथ देखेंगे। जो प्रोमोट करेगा एंजियोटेंसिन 2 वो देख लेते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 यहाँ क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे सबसे पहला काम जो करेगा वो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंजियोटेंसिन 2 किसका करेगा, तो यहाँ एंजियोटेंसिन 2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा इफरेंट आर्टेरियोल का। जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा एफरेंट आर्टेरियोल का तो आगे क्या फेनोमेना होगा, जैसे पहले ये डायमीटर था एफरेंट आर्टेरियोल का, अगर इसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो इसका डायमीटर और कम हो जाएगा। तो जब इसका डायमीटर कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, ब्लड एक्यूमुलेट होगा ग्लोमेरुलस में। तो जब यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो लो बीपी की वजह से जो GFR गिर गया था वो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड क्या होगा,
अब क्या है, जैसे ही इफेरेंट आर्टेरियोल वैसे कॉन्स्ट्रक्शन करेगा तो ग्लोमेरुलस के पास ज़्यादा ब्लड होगा, ज़्यादा ब्लड होगा तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। जो कि लो ब्लड प्रेशर से कम हो गया था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, वो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, जब जो जीएफआर घट गया था वो जीएफआर अब नॉर्मल हो जाएगा, तो जीएफआर बैक टू नॉर्मल। अब इसके बाद इसका इनहिबिटरी फैक्टर्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये सब प्रोमोटरी फैक्टर हुआ, प्रोमोशन का स्टेप्स क्या क्या एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं। ये 15 स्टेप्स में है कंप्लीट रेगुलेशंस। अब इसके बाद इनहिबिटरी इफेक्ट देख लेते हैं। अभी जो रास मैकेनिज्म देख के आए हम लोग, सबसे पहले क्या होगा, रेनिन रिलीज होगा, वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करेगा, फिर वो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट होगा, और एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एफरेंट आर्टेरियोल में वैसो कॉन्स्ट्रक्शन करवाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ रुकेगा, ग्लोमेरुलस में, और जीएफआर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अब इसका राज दिखता है आगे। तो रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन का जो भी है सिस्टम है, उसमें रेनिन का फंक्शन देख लिया, एंजियोटेंसिन का फंक्शन देख लिया, एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन देखेंगे। अब जब भी रेनिन एक्टिवेट होगा तो एल्डोस्टेरॉन भी एक्टिवेट होगा। तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या क्या होता है देखते हैं, लेकिन उससे पहले एंजियोटेंसिन के बारे में देख लेते हैं। एंजियोटेंसिन क्या कन्वर्ट किया था, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। इसी समय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है एफरेंट आर्टेरियोल का, जिससे ग्लोमेरुलस में ब्लड बढ़ रहा है, ब्लड बढ़ रहा है तो ट्यूब्यूल्स में ब्लड बढ़ेगा। अब ट्यूब्यूल्स में ब्लड बढ़ रहा है तो NaCl का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो जो NaCl DCT में कम हो गया था ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर, वो क्या होगा, रिकवर होगा। किस वजह से, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, पहला। दूसरा क्या, कमी किसका है, NaCl का। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या है, हार्मोन है, ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन आयनिक बैलेंस में मदद करेगा। किसका आयनिक बैलेंस में, सोडियम का। जब भी एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा ये, और एक्ट कहां करेगा एल्डोस्टेरॉन, DCT में। DCT में पिछले क्लास में देखे थे क्या था,
कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता था। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब हार्मोन का प्रेजेंस में। यहाँ कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरॉन। हार्मोन का डिटेल बाद में देखेंगे एंडोक्राइन में, अभी यहाँ प्रोसेस देख लेते हैं। तो डीसीटी का प्रॉक्सिमल एंड में नहीं, डिस्टल एंड में जो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है, वहां दो हार्मोन एक्ट करता है, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच। दोनों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अभी तो यहाँ क्या एक्ट कर रहा है? एल्डोस्टेरॉन। यहाँ डीसीटी में एल्डोस्टेरॉन एक्ट करेगा और सोडियम रिटेंशन करवाएगा। जिससे NaCl क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक बार जब NaCl नॉर्मल हो जाए तो जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टरी या वैसोडाइलेटरी इफेक्ट आता है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ है? डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर से NaCl का कमी हो गया था डीसीटी में। तो यहाँ पे क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन से उसको फुलफिल कर देंगे हम लोग। सोडियम रिटेंशन ज्यादा होगा, ब्लड भी ज्यादा आ रहा है एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। तो यहाँ पे NaCl को हम लोग क्या कम कर देंगे? कंपनसेट कर देंगे। अब जैसे सोडियम रिटेंशन होगा, NaCl बढ़ेगा, तो जो इफेक्ट आ रहा था NaCl का कम होने से मैकुलर डेंसा के थ्रू, जहां पे वैसो कंस्ट्रिक्शन कम हो गया था और वैसो डायलेशन बढ़ गया था, वो भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। वैसो डायलेटर बढ़ गया था तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ये रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम खत्म हो गया। अब एंजियोटेंसिन का इनहिबिटरी इफेक्ट भी देख लेते हैं। रेनिन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में, और एक बार जब एंजियोटेंसिन 2 बन गया तो ये क्या करेगा? फर्दर रेनिन का जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर देगा। मीन्स जो रिलीज हो रहा है जेजी सेल से रेनिन को, उसको रोक देगा। पहला इनहिबिटरी इफेक्ट हुआ। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ने से क्या होगा? क्या हो रहा था? GFR बैक टू नॉर्मल, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ जाता? ग्लोमेरुलस में। एल्डोस्टेरॉन को भी एक्टिवेट कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो? सोडियम रिटेंशन हो। अब इसके बाद कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में एक हार्मोन आता है ADH, उसको देख लेते हैं।
इसके अलावा क्या है, एंजियोटेंसिन और क्या क्या करता है, तो इसके अलावा एंजियोटेंसिन जो है वो जैसे ग्लोमेरुलस का प्रेशर बढ़ेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर से एंजियोटेंसिन 2 का जो सिक्रीशन हो रहा था उसको डिक्रीज भी कर देगा। तो फेनोमेना देखना था वो देख चुके हैं। इसके बाद देखते हैं हाइपोथैलेमिक थ्रस्ट सेंटर, वहां से हम कैसे रेगुलेट करते हैं एक्सक्रीशन को। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा ये। डायूरेसिस क्या होता है, डायूरेसिस मीन्स जब ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ब्लड से निकल रहा होगा तो उसको रोकने के लिए हम लोग एडीएच का यूज करते हैं। अगेन ये कहाँ करेगा, डीसीटी में, डिस्टल पार्ट में। और किस चीज में मदद करेगा, वाटर रिटेंशन। ये एक्टिवेट क्यों होता है, जब हम लोग को थ्रस्ट होता है, जब हम लोग को पानी का प्यास लगता है, जब हम लोग को प्यास लगता है पानी का और हम लोग को पानी नहीं मिल रहा होता है और यूरिन से ज्यादा वॉल्यूम क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, तो हम लोग उसको एक्सक्रीट ना करके उसको क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, बॉडी उसको कंसंट्रेट करता है। कैसे, तो जब भी थ्रस्ट होता है तो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है, वो क्या करता है, हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, मैसेज देगा, वो रिलीज करेगा एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन क्या करेगा, डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी पे एक्ट करेगा, डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी पे एक्ट करेगा और वाटर रिटेंशन करवाएगा। तो ये रेगुलेशन खत्म हो गया है। इसके बाद डिजीज है वो देख लेंगे और अदर ऑर्गन्स है उसको देख के फिर डाइजेशन चालू करेंगे।